दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसे उसके अपने बाप ने चंद सिक्कों के बदले एक दरिंदे जैसे शख्स के हवाले कर दिया। वो अरबी शख्स जो बाहर से तो उसे बेटी बनाकर ले गया, मगर उसके इरादे कुछ और थे। वो उसे सिर्फ एक खिलौना मानता था, एक जिस्म जिससे वो खेलना चाहता था। ये शख्स अनुषा को भारत से दुबई ले गया, जहां उस बच्ची पर जो जुल्म ढाए गए उसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकया हमारे भारत जैसे सभ्य देश में हुआ, जहां बाप का साया बेटी की हिफाजत होता है। लेकिन यहां वही बाप सौदागर बन गया और एक मासूम की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। ये कहानी फिरोज नगर, भारत के एक पुराने मुस्लिम इलाके की है। यहाँ का माहौल सादा, परंपरागत लेकिन साफ सुथरा था। एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना फंक्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। उसी स्कूल में 14 साल की होनहार, सुशील और हुनरमंद लड़की अनुषा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। फंक्शन के दिन अनुषा ने प्रिंसिपल के कहने पर पारंपरिक लिबास में एक सांस्कृतिक नृत्य पेश किया। उसकी हरकतों में मासूमियत, सादगी और बेपनाह खूबसूरती थी, जो देखने वालों को भा गई। बच्चियां तालियां बजाती रहीं, मेहमानों ने खुशी से सिर हिलाए। हर साल की तरह स्कूल ने एक विदेशी शैक्षिक सहायता संस्थान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। इनमें एक मशहूर अरब व्यापारी खालिद बिन सईद भी था। इलाके में उसकी तारीफ होती थी कि वो शिक्षा के लिए फंड देता है, लेकिन अंदरूनी हलकों में ये भी कहा जाता था कि उसे फंक्शनों में शामिल होने का शौक कुछ और ही था। खालिद ने चुपके से पूरे फंक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करवाई, जो स्कूल बाद में मेहमानों को यादगार के तौर पर भेजता था। ये वीडियो उसके हाथ लगी और उसने अनुषा की परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया। उसकी मासूमियत और अंदाज उसे असाधारण लगा। खालिद का असली चेहरा यही था, शिक्षा के नाम पर मासूम लड़कियों को चुनना, फिर लालची या मजबूर परिवारों को धोखा देकर अपने मंसूबे पूरे करना। उसने जल्द ही एक टीम बनाई, 2 औरतें और 2 मर्द, जिन्हें भारत भेजा गया ताकि अनुषा के परिवार की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। कुछ दिनों की चुपके चुपके जांच के बाद वो लोग अनुषा के घर पहुंचे। दरवाजे पर मुस्कुराते हुए बोले, हम एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मीडिया ग्रुप से हैं। आपकी बेटी बहुत काबिल है। हम उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि उसे हमारे मैगजीन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। अनुषा के माता पिता पहले हिचके, मगर टीम के शालीन अंदाज और मीठी बातों ने उन्हें भरोसा दिला दिया। इंटरव्यू के दौरान टीम ने महसूस किया कि ये परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वापस जाकर उन्होंने खालिद को ये बात बताई। खालिद ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, ये तो आसान शिकार है, अब अगला कदम उठाओ। कुछ दिन बाद वही टीम फिर अनुषा के घर पहुंची। इस बार वो मदद का प्रस्ताव लाए। बोले, हमारे सरपरस्त शेख खालिद होनहार लेकिन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप देते हैं। अनुषा के लिए भी स्कॉलरशिप मंजूर हुई है और साथ में हर महीने 5,000 रियाल की मदद भी मिलेगी ताकि घर का खर्च चल सके। गरीबी से जकड़े अनुषा के माता पिता के चेहरों पर उम्मीद की चमक आई। बाप ने मन ही मन सोचा, अगर ये सच है तो ये हमारी किस्मत बदल सकता है। कुछ औपचारिक कागजात पर दस्तखत हुए और जल्द ही अनुषा को साथ ले जाने की इजाजत मिल गई। अनुषा को लेकर वो लोग एक बड़े शहर के मशहूर होटल में पहुंचे, जिसे उन्होंने आरजी हॉस्टल का नाम दिया। माहौल अनुषा के लिए नया, चमकदार लेकिन उलझन भरा था। वहां लड़कियां बेझिझक खुले कपड़ों में घूम रही थीं और ऐसी बातें हो रही थीं जो अनुषा ने कभी नहीं सुनी थीं। उसका दिल कुछ कह रहा था, क्या ये पढ़ाई की जगह है या कुछ और। कुछ दिन बाद एक शाम उसे लाल जोड़ा दिया गया, मेकअप करवाया गया, गहने पहनाए गए, जैसे वो किसी बड़ी सभा का हिस्सा बनने जा रही हो। आईने में अपनी सूरत देखकर वो मासूमियत से मुस्कुराई। उसे क्या पता था कि ये ख्वाबों की दुनिया एक भयानक हकीकत का दरवाजा खोलने वाली है। उसी रात एक महंगी गाड़ी आई और अनुषा को एक आलीशान बंगले की ओर ले गई। दरवाजा खुला, सामने वही अरब व्यापारी खालिद खड़ा था। उसकी नजरें अनुषा पर टिकी थीं और अनुषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो उस शानदार बंगले में दाखिल हुई, उसके कदम ठिठक गए। खालिद की नजरें अजीब थीं, जैसे वो किसी मेहमान को नहीं बल्कि किसी चीज को देख रहा हो। अनुषा घबराकर पीछे हटी और हकलाते हुए बोली, मुझे वापस जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। खालिद ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, तुम मेरी खास मेहमान हो। अनुषा को एक कमरे में ले जाया गया, जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। उसी शाम
हैरान करने वाली बात यह कि उसके वालिद को भी बुलाया गया। जैसे ही वो बंगले में दाखिल हुए और साज सज्जा देखी तो खुशी और हैरत के मिश्रित भावों से बोले, या अल्लाह, मेरी बेटी वाकई किस्मत वाली है। खालिद ने औपचारिक लहजे में बात शुरू की, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई। मैं उससे निकाह करना चाहता हूं और बदले में आपको 2 लाख रियाल दूंगा ताकि आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। अनुषा के वालिद कुछ पल खामोश रहे। उनके चेहरे पर कशमकश साफ दिख रही थी। बेटी की मोहब्बत और गरीबी की मजबूरी के बीच एक जंग चल रही थी। आखिरकार उन्होंने धीमे से कहा, अगर आप उसका सम्मान और भविष्य संवारने का वादा करते हैं तो हमें मंजूर है। कागजी कार्रवाई पहले से तैयार थी। निकाह एक छोटे कमरे में कुछ अनजान लोगों की मौजूदगी में करवा दिया गया। अनुषा रोती रही, फरियाद करती रही, अब्बू, ये सब धोखा है, मुझे ले चले। मगर वालिद खामोश रहे, जैसे उनकी जुबान और जमीर दोनों बंद हो चुके हों। निकाह के बाद खालिद ने अपने असली इरादे जाहिर किए। अनुषा के साथ वो सुलूक हुआ जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। एक मासूम बच्ची जिसने सिर्फ पढ़ाई का सपना देखा था, एक कीमती चीज की तरह इस्तेमाल की गई। अगली सुबह अनुषा खामोश थी, आंखें खाली, चेहरा बेरंग, होंठ सिले हुए। वो ना खाती, ना बोलती, बस कोने में बैठकर आसमान की ओर देखती, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में। उसे एक स्टोर जैसे बंद कमरे में कैद कर दिया गया। ना खिड़की, ना रोशनी, सिर्फ एक कुरान जो किसी ने चुपके से उसके पास रख दिया था। फिर इस कहानी में एक नया किरदार आया, यासीन। यासीन एक सादा मिजाज, पहाड़ी इलाके का नौजवान था। उसका एक रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करता था, जिसने यासीन को अच्छी नौकरी का वादा किया। एक अमीर अरब व्यापारी के यहाँ ड्राइवर और नौकर की नौकरी। यासीन वीजा लेकर सऊदी अरब पहुंचा और उसी बंगले में काम शुरू किया। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही वीरान और सन्नाटे से भरा था, जैसे वहां कोई खुशी या जिंदगी ना हो। पहले ही दिन उसे सख्त हिदायत दी गई, किसी औरत से बात नहीं करनी, बस अपने काम से काम रखना। यासीन चुपके से सब देखता, सुनता रहा। कई रातें अजीब सन्नाटे, बंद दरवाजों और कभी कभी दबीदबी सिसकियों ने उसे परेशान किया। एक रात किचन से पानी लेने जाते वक्त वो स्टोर रूम के पास से गुजरा। अंदर से हल्की रोने की आवाज आई। यासीन ठिठक गया, उसका दिल धड़कने लगा। कुछ दिन बाद खालिद ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सख्त लहजे में बोला, यासीन, तुम्हें एक काम दिया जा रहा है। मेरी एक बीवी को मैंने तलाक दे दिया है, लेकिन अब मैं उसे वापस निकाह में लेना चाहता हूं। शरिया का तकाजा है हलाला। तुम निकाह करोगे, एक रात रखोगे, फिर तलाक दोगे। बदले में 500 रियाल तुम्हारे। यासीन के पांव जैसे जमीन में धंस गए। बोला, जनाब, निकाह इबादत है, सौदा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? खालिद ने ठंडी नजरों से देखा, ये करना पड़ेगा। बहस की गुंजाइश नहीं। यासीन खामोश हो गया। उसका जमीर उसे तंग कर रहा था, दिल बेचैन था, मगर हालात उसे बोलने नहीं दे रहे थे। निकाह का दिन आया। अनुषा को फिर दुल्हन बनाया गया। वही लाल जोड़ा, वही बंद कमरा, लेकिन इस बार सामने वो शख्स नहीं था जिसने उसे तोड़ा था। एक अजनबी, खामोश, घबराया हुआ नौजवान यासीन दरवाजे पर खड़ा था। यासीन ने सलाम किया और धीमे से बोला, मैं यासीन हूं, तुम्हारा शौहर। अगर तुम चाहो। अनुषा ने मुंह फेर कर कहा, मुझे हाथ मत लगाना। मैं वो बदनसीब हूं जिसे एक वीडियो ने बर्बाद किया और बाप ने बेच दिया। यासीन चुप रहा, फिर नरमी से बोला, मैं तुम्हें छूने नहीं आया, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और अगर तुम चाहो तो निकाह के बाद आज ही तलाक दे दूंगा। अनुषा की आंखें नम हो गईं। इतनी तकलीफों के बाद पहली बार किसी की नजरों में हवस नहीं, इज्जत थी। उसने पूछा, क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? यासीन ने सिर झुकाकर कहा, कसम अल्लाह की, तुम्हारी इज्जत मेरी गैरत है। अगले 3 दिन यासीन ने अनुषा के साथ इंसानियत और सम्मान के साथ वक्त गुजारा। ना कोई हद पार की, ना कोई गलत नजर। वो खाना लाता, चुपके से दवा देता और तन्हाई में कुरान पढ़ता। 3 दिन बाद खालिद ने दोनों को बुलाया। तलाक का वक्त था। यासीन ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं दी और ना दूंगा। अनुषा अब सिर्फ निकाह का नाम नहीं, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है।
खालिद गुस्से से लाल हुआ। बोला, मैंने तुम्हें इसलिए निकाह करवाया था ताकि तलाक हो और मैं उसे वापस लूं। इस बार अनुषा बोली मजबूत आवाज में, मैं कोई चीज नहीं जिसे पास करके वापस लिया जाए। अब मेरा शौहर यासीन है और तुम मुझे वापस नहीं ले सकते। खालिद चुप रहा। उसे एहसास हो गया था कि ज्यादती या दबाव से मामला बाहर जा सकता है। कुछ दिन बाद उसने दोनों को बुलाया। इस बार उसकी नजरें झुकी थीं। बोला, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया। शायद पैसा मेरे सिर चढ़ गया था। ये कुछ रकम है, जाओ नई जिंदगी शुरू करो। बस अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अनुषा ने ठंडे लहजे में कहा, अल्लाह के लिए माफ किया, लेकिन मेरे रास्ते से दूर रहना। यासीन ने अनुषा के सारे कानूनी कागजात पूरे किए और उसे लेकर अपने वतन लौट आया। जब यासीन की मां ने अनुषा को गले लगाया तो पहली बार अनुषा ने मां की गोद में सच्ची निस्वार्थ मोहब्बत महसूस की। आज अनुषा एक नए स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती है और यासीन मोहल्ले की मस्जिद में बच्चों को कुरान सिखाता है। दोनों ने नई जिंदगी शुरू की, इज्जत के साथ, सुकून के साथ, शुक्र के साथ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन हजारों बच्चियों की है जिनकी जिंदगियों पर लालच, कमजोरी और खामोशी हमला करती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज और अपने आसपास नजर रखिएगा।